चैप्टर होगा ग्रामर का टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आपसे कोई पूछता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो एक ही सांस में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस की 4-4 शाखाएं होती हैं। इस प्रकार कुल 12 टेंस होते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस की 4-4 शाखाएं होती हैं। इस प्रकार कुल 12 टेंस होते हैं। तो पूछने वाला तुरंत समझ जाए कि बच्चा होशियार है ना। कभी आप 3 बताओगे, कभी आप 4 बताओगे, कभी आप 12 बताओगे तो काम नहीं चलने वाला। फिर वो दोबारा क्वेश्चन करेगा, आप 3 बताओगे तो एक ही बार में बोल दो। बोलने का अभ्यास कर लो कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक टेंस की 4-4 शाखाएं होती हैं। इस प्रकार कुल 12 टेंस होते हैं। फिर बताओ, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। अब प्रत्येक टेंस की 4-4 शाखाएं होती हैं। इस प्रकार कुल 12 टेंस होते हैं। अगर कोई दोबारा क्वेश्चन पुट अप करता है कि 12 के नाम बताओ भाई, 12 टेंसों के नाम बताओ, तो 12 टेंसों के नाम भी एक ही सांस के हिसाब से बोले, केवल आपको 3 सांसें नहीं। जैसे मैंने बोला था कि टेंस का आपने बताया एक सांस में, सांस का बड़ा हिसाब होता है, जहाँ फुल स्टॉप होता है वहां पर रुका जाता है, वहीं सांस ली जाती है। तो 12 टेंसों के भी नाम इस तरह बोलेंगे, सांस लेके 3। देखो मैं बोलते कैसे बोला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 4 हो गई। उसके बाद आप बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर 8 हो गए। उसके बाद बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से आपके 12 टेंसों का बताने का जो क्रम है। फिर दोबारा मैं दोहरा रहा हूं कि टेंस, आपसे किसी ने पूछा या आपने किसी को बताया कि टेंस क्या होता है, तो तुरंत बताओ। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, 3 टेंस बताए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और भविष्य फ्यूचर टेंस को। इस तरह से 3 टेंस होते हैं, प्रत्येक टेंस की 4-4 शाखाएं होती हैं। इस प्रकार कुल 12 टेंस होते हैं। ये एक सांस में बोलो। क्या बोलोगे एक सांस में? टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस की 4-4 शाखाएं होती हैं। इस प्रकार कुल 12 टेंस होते हैं। 12 टेंसों के बाद अब अगर कोई क्वेश्चन दोबारा पूछता है या आपको बताने हैं 12 टेंसों के नाम बताने, तो एक ही सांस में बोलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट 4 हो गए। अब 4 उसके बाद बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर 4 हो गई। उसके बाद बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से सांसें ली जाती हैं और सांस के हिसाब से इंग्लिश का बोला जाता है। देखो, अब हम आपको पहला टेंस, जो 12 टेंस में पहले वाला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पढ़ाएंगे। इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहले पहचान देखेंगे। जिन्हें हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते ही आदि शब्द आते हैं, वे सभी वाक्य इस टेंस में होते हैं। वैसे तो परिभाषा बहुत बड़ी होती है, देखो हम सुनाते हैं आपको। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते ही आदि शब्द आए और कार्य का होना वर्तमान काल अनिश्चित समय में पाया जाए, वे सभी वाक्य इस टेंस में होते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। अनिश्चित काल क्या होता है? वह जाता है। वह जाता है तो जाता, उसका टाइम तो नहीं, कब बोला है आपने वह जाता है। इस तरह से एग्जाम्पल है वह स्कूल जाता है, तो टाइम इसमें निश्चित नहीं है, इसलिए इसमें बोला गया अनिश्चित काल। अब इसमें अगला हेडिंग आता है हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि सहायक क्रियाएं। हिंदी बोलते हैं सहायक क्रियाएं।
हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 होता है डज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या है, जैसे ही, सी, इट एंड एनी नेम, और किसी का नाम आता है वे सिंगुलर में, सिंगल नाम आए केवल, जिन्हें डबल नाम ले दो एक ही बार में तो वो प्लूरल हो जाएगा। नंबर 2 डू फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू आता है। यू, दे, आई, बी, ये प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। या 2 नाम या 3 नाम मिला दोगे तो प्लूरल सब्जेक्ट होता आता है। टेंस को पढ़ने के लिए मुख्य चीज होता है उसका नोट। नोट क्या होता है, जैसे इस टेंस के लिए नोट बहुत महत्वपूर्ण है। नोट में लिखा है नंबर 1 साधारण वाक्यों में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन मतलब उन्होंने अपनी बात को कहा, वहीं से दूसरा क्वेश्चन निकलता है। साधारण वाक्यों में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। फिर क्या होता है, वो 2 नंबर में लिखा है साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ते हैं। साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ते, फिर क्वेश्चन पुटअप हो गया। 2 बातें हो गई, एस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे। तो आगे अगली लाइन में लिखा है जिन मुख्य, नंबर 3 में जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ए, आई, ओ, यू, एस, एच, यानी कि ये 6 अक्षर होंगे, उनके अंत में ईएस जोड़ते, शेष में एस जोड़ते हैं। स्पष्ट कर दिया जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ए, आई, ओ, यू, एस या एच होगा, उनमें जोड़ते हैं ईएस और शेष में एस जोड़ते हैं। फिर ये बोला अगले नंबर में बहुवचनकर्ताओं के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। स्पष्ट कह दिया बहुवचन में एस या ईएस के झंझट में ना पड़ो। अब रूल्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 एफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 4 इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट नंबर एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस के बारे में देखेंगे, इनके रूल्स देखेंगे। तो नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस एस या ईएस प्लस हेड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट। आरपी का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट। इस तरह एग्जाम्पल देखिए, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। इसके लास्ट में ओ है इसलिए इसमें जुड़ गया ईएस। अगर यही फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, राम स्कूल पहुंचता है, राम रीचेज टू स्कूल। इनमें से अक्षर आ गया ये एच वाला लास्ट में, तो इसमें ईएस जुड़ेगा, राम रीचेज टू स्कूल। इस तरह से सादा। अगर कोई बहुवचन वाक्य है तो उसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। यही बात हो जा, मान लो वे स्कूल जाती तो दे गो टू स्कूल हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब नेगेटिव सेंटेंस जैसे ही आएगा तो डू डज का प्रयोग होने लगेगा। डू डज, तो नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स को देखिए। नेगेटिव सेंटेंस रूल्स है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। नेगेटिव सेंटेंस रूल्स देखिए, नंबर 1 आता सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस एचबी, एचबी का हेड वर्ब या मेन वर्ब जिसको कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट सो ऑन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वे मैदान में नहीं खेलते हैं, तो इसी रूल्स के अनुसार नंबर 1 सब्जेक्ट दे आ गया, हेल्पिंग वर्ब डू आ गया, नॉट आ गया, प्ले आ गया, ये हेड वर्ब तक, और रिमेनिंग पार्ट में इन द ग्राउंड, दे डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का हल कर लेते हैं रूल्स के अनुसार। अब आता है नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड। नंबर 1 क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एचबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। आरपी का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट और एचबी का मतलब होता है
हेड वर्ब, जिसको मेन वर्ब भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन साइन लगा देते हैं लास्ट में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट बाय हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में अगर क्या आगे आ जाए तो वे सभी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। अगर वो भी क्या के लिए ये कंडीशन है, या क्या शब्द बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश बाहर लगानी पड़ती है, या मैंने दर्शाया, या कोई भी शब्द और शब्दों के लिए बेफिर वो कहीं भी आ जाए तो उनकी इंग्लिश लगाई जाएगी। लेकिन क्या के लिए कंडीशन रहती है, अगर वो हिंदी में पहले आता है तो इंग्लिश नहीं लगाते हैं, और बीच में कई सेंटेंस में आता है तो इंग्लिश लगाते हैं। चलो मैंने क्या वाला डाला भी है, क्या वह पत्र लिखता है, तो देखो क्या की इंग्लिश नहीं आई, डज ही राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखता है। दूसरा वाक्य, तुम कब स्कूल पहुंचते हो, तो कब की इंग्लिश आई, व्हेन डू यू रीच टू स्कूल। इस तरह से दो टाइप के सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वो क्या के लिए एक कंडीशन रहती है। इसी तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी दो टाइप के होते हैं, लेकिन देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एचबी प्लस ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट एंड साइन ऑफ द क्वेश्चन वर्ड। अगला उदाहरण, वे पाठ क्यों नहीं याद करते हैं, व्हाई डू दे नॉट लर्न द लेसन। इस तरह से हम सेंटेंस को हल कर लेते हैं, टेंस को समझ लेते हैं। अगला टेंस आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। दैट्स ऑल।